हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं सबको डिटेल में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में कवर करवाया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान का जितना भी अनुच्छेद है सभी को कवर किया है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उस समय 12 अनुसूचियां नहीं थी, केवल 8 अनुसूचियां थी। याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम 395 अनुच्छेद को एक एक करके पढ़ेंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में। हर भाग का अलग अलग टॉपिक है और उनमें अनुच्छेद में बटे हुए हैं। जैसे कि जो पहला भाग है, इसमें है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक में। इसी तरह से सारे भाग कवर कर रखे हैं और जितने भी अनुच्छेद हैं सारे इसी तरह से कवर करवाए हैं। हमारा भारतीय संविधान इसी तरह से लिखा हुआ है। तो देखते हैं हमारा अनुच्छेद 1, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 का अर्थ क्या हुआ? हमारा भारत देश संघ और राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कोई ऐसा राज्य है जो भारत देश में मिलना चाहता है, या फिर उसको हमने जीत लिया है, तो हम उसको अपने भारत देश में मिला सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3, इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। इसका अर्थ है जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आया करता था, लेकिन उसको आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना राज्य नाम देकर अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 4, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। इसको समझने के लिए आपको अनुसूचियों के बारे में जानना होगा। अनुसूचियां 12 अनुसूची हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। पहले देखते हैं आगे। नेक्स्ट है भाग 2, इसमें है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक में है नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 और 7 को उस समय की सिचुएशन को देखकर बनाया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान को जब पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ ही था। तो ऐसे सिचुएशन को देखकर अनुच्छेद 6 और 7 को पारित किया गया था, बनाया गया था। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी या फिर उनको कौन सी नागरिकता देनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 6 में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे, ऐसे व्यक्ति भी थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके पास पहले से नागरिकता थी भारत की, तो भारत देश की अब उनकी नागरिकता लेनी चाहिए या फिर बनाई रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। उस समय अनुच्छेद 6 व 7 को उस समय की सिचुएशन को देखकर लिखा गया था। अभी तो वैसे इसका कोई अर्थ नहीं है,
अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में कुछ प्रावधान है। जैसे कि जो भारत से बाहर विदेश में रहते हैं, वहां जॉब करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जो नागरिकता है उनका अधिकार रहेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। जैसे कि जो कोई भारतीय है वह विदेश में रहता है और उसके पास पहले से भारत की नागरिकता है और वह पूरी तरह से विदेश में बस गया है, वहां की नागरिकता लेता है, तो उसका भारत की जो नागरिकता है उसको छीन लिया जाए या रहने दिया जाए, इसके बारे में कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने रहना। इसमें नागरिकता, जैसे कि कोई भारतीय नागरिक है, उनको क्या क्या कर्म करने चाहिए जिससे उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, या फिर क्या क्या कार्य करने से उनकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान है। संसद, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट के पास संसद के ऊपर कुछ न कुछ कानून बनाने का अधिकार है, संसद को यह पावर है। देखते हैं नेक्स्ट भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। मौलिक अधिकारों को भी 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम देखेंगे। भाग 3 में ही है, 6 भागों में बांटा गया है मौलिक अधिकार को, जिसमें से पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 इसमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता है। अनुच्छेद 17 अनिश्चितता का अंत, पहले जो हुआ करता था छुआछूत, उसका अंत हो गया है, इसके बारे में है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 इसमें है उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले दिया जाता था उपाधि, अंग्रेज लोग दिया करते थे सर की उपाधि या और, उन उपाधियों का अंत हो चुका है। अनुच्छेद 18 में इसका प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट भाग 3 में। भाग 3 का ही है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है, इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 19 में लिखा गया है बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 19 का ए है। अनुच्छेद 19 को ही ABCD में डिवाइड किया गया है। इसके और भी भाग हैं, जैसे अनुच्छेद 19 का ए है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का बी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। जैसे कि देखा गया हड़ताल करते हैं तो वो शांतिपूर्वक किया जा सकता है, इसका अधिकार है। अनुच्छेद 19 का सी है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कि कई सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का डी है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। हम हमारे देश के कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का ई है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी राज्य में हम बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का जी है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। देखते हैं नेक्स्ट। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी भाग 3 का ही है। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ए है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। पहले यह अनुच्छेद नहीं था, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 22 है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके बाद है नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 इसमें मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है। छोटे बच्चों से जैसे हम काम नहीं करवाया जा सकता उनसे। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाया जा सकता उनसे, इस पे प्रतिषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक धर्म से रिलेटेड वहां पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसके लिए प्रतिषेध है। ऐसा अनुच्छेद 28 में प्रावधान है। बाकी जगह आप दे सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में आप धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर सकते। देखते हैं नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है, जैसे कि खुद का स्कूल खोल सकते हैं, इसका अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है रीट संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में रीट संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 33 में है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। जैसे कि कोई सैन्य क्षेत्र है, वहां पर कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 में है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 35 में। देखते हैं नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52 में है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया, इसके बारे में है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता, इसके बारे में है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसके बारे में है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 में है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है, यूसीसी लागू करने का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का ए है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना। हमारे पर्यावरण जैसे पेड़ों की कटाई नहीं करना, कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शिकार नहीं किया जा सकता, उनका संरक्षण करना है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 49 में है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे कि ऐतिहासिक पहले से बना हुआ जैसे मंदिर है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसा इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है। भाग 4 का ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में ही है। अनुच्छेद 51 का ए इसी में है भाग 4 में। अनुच्छेद 51 ए में है 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमारे देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का, ऐसा इसमें 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में लिखा गया है। भाग 5 में संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 तक आपको संघ के बारे में देखने को मिलेगा। भाग 5 में अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, इसके बारे में अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वह अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ जो लिया जाता है वह अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय
और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह के लिए। जैसे कि राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति अभी उनकी तबीयत खराब है या फिर किसी कारणवश वह अभी अपने पद को नहीं संभाल सकते, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे 6 माह के लिए। ऐसा इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। उपराष्ट्रपति के बारे में है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 में है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यहाँ पर भी 6 माह के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति के स्थान पर हुआ था वैसा ही यहाँ उपराष्ट्रपति के स्थान को रिक्ति को भरने के लिए भी निर्धारित समय है 6 माह के लिए। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 70 में है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में है। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। जैसे कि किसी को अगर फांसी की सजा सुनाया गया है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें उनकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में है संसद के गठन का उल्लेख। हमारा संसद कैसा होना चाहिए इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। हमारे संसद का 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, इसके बारे में है अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। संसद के सदस्यों का कितना कार्यकाल होना चाहिए, कितने कार्यकाल के बाद उनको उनके पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। संसद के सदस्यों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में है संसद की सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। कब कब संसद सत्र बुलाया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश। राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण और संदेश भेजा जा सकता है, ऐसा इसमें अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में है संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा
का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। इनके बारे में है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 में है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 में है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसके बारे में अनुच्छेद 92 में है। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। इसके बारे में है अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। इसके बारे में अनुच्छेद 95 में है। अनुच्छेद 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। इसमें वेतन के बारे में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में है। अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय का उल्लेख। संसद के सचिवालय के बारे में है अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 99 में है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्यों का शपथ के बारे में है अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 100 में संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में है। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। संसद में कई स्थान रिक्त होते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 101 में दिया गया है। अनुच्छेद 102 में है संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। संसद सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में अनुच्छेद 102 में है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों और शक्तियां और विशेष अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में अनुच्छेद 106 में है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, इसके बारे में 111 में है। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के बारे में है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 120 में दिया गया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाना है इसके बारे में अनुच्छेद 120 में दिया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 124 वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 124 में। 125 में है न्यायाधीशों के वेतन के बारे में अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 128 में है उच्चतम
की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में। अनुच्छेद 137 में है निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में है। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में है। देखते हैं नेक्स्ट भाग 6, इसमें राज्य के बारे में है, हमारे राज्यों के बारे में है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में है। अभी ऊपर हमने क्या देखा, भाग 5 में संघ के बारे में देखा। संघ में क्या होता है, संघ में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, प्रधानमंत्री के बारे में देखा। भाग 6 में हम राज्य के बारे में देखेंगे। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री। संघ में हम संसद के बारे में देखते हैं, संसद में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में देखते हैं, और राज्य में हम देखेंगे विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। ऊपर में हमने देखा जैसे राष्ट्रपति के बारे में देखा, वैसे ही हम यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योजनाएं हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। जैसे हमने राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख देखा, वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। जिस प्रकार राष्ट्रपति कुछ निर्णय लेने के लिए अपने मंत्रिपरिषद का सलाह लेते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कुछ निर्णय नहीं ले सकते, ऐसा इसमें प्रावधान है। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 में है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, इनके बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील। यहाँ पर राज्य सरकार का वकील है, वैसे ही वहाँ केंद्र पर वहाँ महान्यायवादी होते हैं। केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, यहाँ पर महाअधिवक्ता होते हैं राज्य में। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन के बारे में है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इसके बारे में है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। विधानसभा
की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख है। विधानमंडलों का कार्यकाल कितना रहेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 172 में है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं के बारे में 173 में है। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल की सत्रावसान और विघटन के बारे में है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में है। अनुच्छेद 177 में सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में है विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां। विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां। अनुच्छेद 181 है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इस लाइन को हमने दो बार और पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ होता है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को जैसे हटाने का प्रस्ताव रखा जाए तो उस समय वे कार्यरत नहीं होंगे, उस समय वो कार्य नहीं कर रहे होंगे, ऐसा इसका अर्थ होता है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में है। अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 183 में है विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना, इसके बारे में है अनुच्छेद 183 में। अनुच्छेद 184 में है विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां। अनुच्छेद 185 में है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में होते हैं और सभापति और उपसभापति ये राज्यसभा में होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनके वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 186 में। अनुच्छेद 187 में है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189 में है सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में है। अनुच्छेद 190 में है विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। विधानमंडल में हर सीट नहीं भरी होती, कई स्थान खाली होते हैं, उसके बारे में है 190 में। अनुच्छेद 190 में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 191 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 191 में है। अनुच्छेद 192 में है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 में है विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 195 में है विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 199 में है विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 201 में है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 में है विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। जैसा हम संसद में पढ़ते हैं, केंद्र में पढ़ते हैं, वैसा ही हम राज्य में भी देख रहे हैं। सेम ध्यान देंगे दोस्तों। देखते हैं आगे। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक।
अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा इसके बारे में अनुच्छेद 216 में है। अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 में है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में है अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 220 में है स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 221 में है। अनुच्छेद 222 में है न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना, इसके बारे में अनुच्छेद 222 में है। अनुच्छेद 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 225 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, इसके बारे में अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 228 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख। इसके बारे में अनुच्छेद 228 में है। अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। इसका अर्थ हुआ एक उच्च न्यायालय के अंडर में कई राज्य आ सकते हैं। अनुच्छेद 231। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 235 में है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। देखते हैं नेक्स्ट भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक है भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख 240 में है। अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 और 10 में है अनुच्छेद 243 में है पंचायतों का उल्लेख। 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है अनुच्छेद 244 में। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 245 में है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 248 में है विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 में है दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 में है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।
कुछ दशाओं में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा, ऐसा है। अनुच्छेद 262 में है अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में है अंतरराज्यिक विकास परिषद के गठन का उल्लेख। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद के बारे में है। अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। अनुच्छेद 266 में है भारत की संचित निधि का उल्लेख। जैसे कि भारत सरकार सैलरी वितरण करती है तो उसके बारे में किसको कितना दिया जाएगा उसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि के बारे में। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों का संघ से अनुदान मिलना, कुछ राज्यों को केंद्र से अनुदान मिलना, इसके बारे में है अनुच्छेद 275 में। अनुच्छेद 276 में है वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार किसी कार्य के लिए उधार ले सकती है। अनुच्छेद 293 में है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। राज्य सरकार भी उधार ले सकती है। अनुच्छेद 298 में है व्यापार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 299 में है संविदाएं। अनुच्छेद 300 ए में है संपत्ति का अधिकार। भाग 13 और 14 में है अनुच्छेद 301 में है भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 में है संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। इनमें कुछ नौकरियों के बारे में है। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 316 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में है। अनुच्छेद 323 ए में है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। देखते हैं नेक्स्ट भाग 15 में क्या है। निर्वाचन के बारे में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 329 ए में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। भाग 16 में आरक्षण के बारे में जितने भी प्रावधान है वह भाग 16 में है। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। इसके बारे में है अनुच्छेद 338 में। 338 ए में है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 बी में है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 में है अनुसूचित जाति के बारे में। अनुच्छेद 342 में है अनुसूचित जनजाति के बारे में।
देखते हैं नेक्स्ट भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से 351 तक में है, अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन, इसके बारे में है अनुच्छेद 344 में। 345 में है राज्यों की राजभाषा के बारे में। अनुच्छेद 346 में है संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा, अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360 तक में है आपात उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 352 में है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, इसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। 352 में है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। अनुच्छेद 353 में है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 358 में है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। जैसे आपातकाल होगा तो उस टाइम पे अनुच्छेद 19 में जितने भी प्रावधान हैं वह उसका निलंबन कर दिया जाएगा, मतलब उसे खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 359 में है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। आपातकाल के दौरान भाग 3 पर, यहाँ पर भाग 3 को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 359 में है। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। भाग 19 में है अनुच्छेद 361 से 367 और भाग 20 में है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 में है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन, संविधान में कुछ कुछ चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान है 368 में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। भाग 21 में है, नेक्स्ट है भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392 और भाग 22 में है अनुच्छेद 393 से 395 तक। अनुच्छेद 369 में है राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी प्रावधान है वह अनुच्छेद 370 में है। अनुच्छेद 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 377 में है। अनुच्छेद 378 में है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 393 में है संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 395 में है निरसन। निरसन क्या होता है? निरसन उस कानून से जुड़ा हुआ है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो भी कानून थे, जो भी कानून बनाए गए थे उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रावधान है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को हमने आज देखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।